गुड मॉर्निंग नंदिता। गुड मॉर्निंग ज्योति। ओके, बहुत सारे लोग आ गए हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग जैस्मीन। जैस्मीन आप कहाँ से हो? गुड मॉर्निंग पूजा। आसाम से। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 6। ओके, जिसमें पढ़ रहे थे हम लोग वेरिएबल्स के बारे में, है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरमीनिंग आप पढ़ लिए थे। आपको पढ़ना है मॉडरेट वेरिएबल्स, है ना। यहीं पे थे हम लोग। एक्सट्रेनियस। चलिए, अभी आपको पढ़ना है मॉडरेट वेरिएबल्स। जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है वो लोग प्रीवियस क्लासेस देखा करेंगे। उससे क्या है, आपको फिर आपका गैप नहीं होगा, है ना, ताकि आगे आने वाली चीजें आपको समझ में आएंगी। अब देखिए आप मॉडरेट वेरिएबल। ओके, मॉडरेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो मेनली हमारे होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो वेरिएबल्स हमारे मेन हैं, लेकिन इन वेरिएबल्स के बीच बीच में भी कुछ चीजें इफेक्ट करती हैं, कुछ चीजें वेरी करती हैं, मतलब उनका भी प्रभाव हमारे रिसर्च पे पड़ता है, हमारा आउटकम भी बदल सकता है। ओके, तो अलग अलग टाइप्स के आपने वेरिएबल्स देखे, लास्ट आप में है मॉडरेट वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स क्या होता है? The moderating variables is technically another predictor variable. Okay, मॉडरेटिंग चर तकनीकी रूप से एक अन्य पूर्व सूचक चर है ना, मतलब इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दिस स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक आश्रित और स्वतंत्र चर के बीच के संबंध की क्या है, एक तरीके से स्ट्रेंथ है, मतलब दोनों को जोड़े रखने का काम करता है। इसका इफेक्ट हमको रिजल्ट में मिलता है ना। अभी मैं एग्जांपल इसका देती हूँ मॉडरेट वेरिएबल्स का। जैसे कि मान लीजिए हमने एक रिसर्च किया कि स्मोकिंग करने से क्या होता है, कैंसर हो जाता है। ओके, आपने ये रिसर्च किया कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, मतलब आप अभी रिजल्ट नहीं खोज रहे हैं, ये आपका टॉपिक है, होता है कि नहीं होता है, स्मोकिंग करने से कैंसर क्या होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये आपका टॉपिक है, आपने इस पे रिसर्च करना है। ओके, तो आप क्या किए, जो आपका सैंपल था जिसमें आप डेटा कलेक्शन किए, जिसके ऊपर आप मतलब ये रिसर्च किए, है ना, जिसके ऊपर आप रिसर्च किए, मान लीजिए वो सारे लोग क्या थे, मतलब ज्यादा एज वाले थे, है ना, 60+ थे। आपने जो डेटा कलेक्ट किया, जिन लोगों से आपने डेटा कलेक्ट किया, वो सारे क्या थे, 60+ थे, 60 साल के ऊपर के लोग थे। तो ये बताइए, तो जब 60 साल के ऊपर के लोग हैं, उनको तो स्मोकिंग ज्यादा इफेक्ट करेगा ना, है कि नहीं, ज्यादा इफेक्ट करेगा वो चीजें, मतलब मॉडरेट करेगा उनको। तो अगर 60 साल के, सिर्फ आपने 60 साल का ही डेटा लिया है लोगों को, तो आपका रिजल्ट आपका क्या आएगा? स्मोकिंग करने से लोगों की तो डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, या फिर वो बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में आ जाते हैं। ओके, लेकिन अगर आप यही डेटा, आप अगर कम उम्र के जो बच्चे हैं, ठीक है, 20 to 25 के अगर बीच में लिए होते, या 30 तक आप लिए होते डेटा, तो फिर क्या होता, आपका रिजल्ट वहां पे क्या हो जाता, चेंज हो जाता, है ना।
तो जो हम अपना जो हम डेटा जिससे कलेक्ट कर रहे हैं वो भी चीज़ें क्या करते हैं इफ़ेक्ट करती हैं। जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, आपके क्या वेरिएबल्स है इसमें स्मोकिंग है और दूसरा इससे क्या कॉज़ होते हैं, ठीक है? क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ता है? स्मोकिंग करने से कैंसर होता है कि नहीं होता है? ओके, ये आपके 2 वेरिएबल्स हैं। दोनों के बीच में जो आपका आउटकम आ रहा है, वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो सकता है कि आप किससे डेटा कलेक्ट किए हैं। आपकी जो सब्जेक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें क्या होती हैं, चेंज हो सकती हैं, है ना? तो ये क्या होती हैं, ये इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो क्या होती है, हमारी मॉडरेट वेरिएबल्स कहलाती हैं। ओके, मतलब ये चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये चीज़ें भी वेरी करती हैं हमारे रिसर्च में। ओके, आया समझ में सबको मॉडरेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? क्या मेरा आज नेटवर्क दिक्कत कर रहा है क्या आप लोग को कोई? ऐसा तो नहीं है कि जब मैं बता रही हूँ बीच में रुक जा रहा है, फँस रहा है? ओके, तो आया सबको समझ में? बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, नहीं आया? ओके, ठीक है। फिर तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, हाइपोथेसिस। ओके, इसमें आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ द हाइपोथेसिस, कैरेक्टर ऑफ द गुड हाइपोथेसिस, क्या स्टेप फॉलो करते हैं हाइपोथेसिस बनाने में। तो ये सब सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। ये पूरा एक ब्रॉड टॉपिक आप में दिया गया है। हाइपोथेसिस क्या होता है? ए हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव जनरलाइजेशन। मतलब हम एक टेंटेटिव मतलब एकदम कंफर्म नहीं बता रहे हैं, एक हम आशा लगाते हैं, एक उम्मीद लगाते हैं कि ये हमारा रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि ये हमारा रिजल्ट आ सकता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे हमने कोई गेस लगाया, हमने कोई इमेजिनेशन किया, हमने कोई आइडिया लगाया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग की हम अपनी बात को लेके एक्शन करते हैं, मतलब अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं। ओके, तो हाइपोथेसिस आपकी कितनी कितनी तरीके की होती है ये आप देखिए। अच्छा, फिर उसके पहले आप थोड़ा सा और भी चीजें देख लीजिए। एपिस्टेमोलॉजिकली हाइपोथेसिस इज मेड अप टू टू वर्ड्स। ठीक है, ये किससे बनी है, दो वर्ड से मिलकर बनी है, हाइपो एंड थीसिस। हाइपो का मतलब है लेस देन एंड थीसिस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, विच मीन लेस देन और लेस सर्टेन देन ए थीसिस, कि मतलब हम एक तरीके से प्रिड्यूट करते हैं कि क्या चीजें, कम से कम चीजें, क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिसर्च पे वर्क करते हैं। It is the presumptive statement of a proposition or a reasonable guess based upon the available evidence which the researcher seek to prove through his स्टडी। ओके, ये क्या होता है, एक तरीके से हम रिजनेबल गेस लगाते हैं, जो हमने अपना स्टेटमेंट जो मिला हमको, उसके अकॉर्डिंग लिटरेचर रिव्यू वगैरह करके, बाकी चीजों को देख के हम एक गेस लगाते हैं कि हमारी जो हमारा जो ये प्रॉब्लम है जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, वो क्या हमारा इसका आउटकम हो सकता है, क्या रिजल्ट हमको मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग हम एक रीजनेबल गेस लगा लेते हैं, अपनी हाइपोथेसिस बना लेते हैं। और फिर जो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो एविडेंस मिलते हैं, जो हमारे डेटा मिलते हैं, उस पे हम फर्दर स्टडी करते हैं। ओके, हाइपोथेसिस क्या है, एक टेंटेटिव एजम्पशन होता है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी थ्योरीज वगैरह बनाते हैं, और हमको एक तरीके से गाइडेंस मिलता है कि हम अपनी प्रॉब्लम जो है उसकी उसकी जो मतलब मेन जड़ है, या फिर जो उसका राइट सोल्यूशन है, वहां तक हम पहुंच सके, उसके अकॉर्डिंग हम थ्योरीज वगैरह जान सकें। ओके, और हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस रिफ्लेक्ट द रिसर्चर वर्क गेस एज टू द प्रोबेबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका एक तरीके से हमारा प्रोबेबल मतलब हो सकता है ये आउटकम हमको मिले, ये हमारा एक तरीके से गेस होता है, जो कि किसके द्वारा किया जाता है, रिसर्चर के द्वारा किया जाता है। ठीक? एक परिकल्पना
एक अस्थायी सामान्यीकरण है, ठीक है। ये अस्थायी होता है, पहले हम अस्थायी तरीके से अपनी हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि हो सकता है ये हमारे आउटकम आए, फिर उसके बाद हम उसको रिसर्च करते हैं, इसलिए हमारी क्या है, एक अस्थायी है जिसकी वैधता की जांच होना बाकी है। अपने सबसे प्राथमिक चरण, ये अपने सबसे प्राथमिक चरण में होता है, मतलब सबसे पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसके बाद हम जांचते हैं कि जो हमारी हाइपोथेसिस है वो कितनी वैध है, ठीक है, मतलब कितनी वैलिड है और कितनी रिलायबल है। परिकल्पना कोई भी अटकल, अनुमान, कल्पनाशील विचार हो सकता है जो हम हाइपोथेसिस बना सकें, वो हमारा एक अनुमान हो सकता है, हमारी एक कल्पना होती है जिसकी कार्रवाई को हम करते हैं, उसी को आधार बना के उसकी कार्रवाई हम करते हैं, मतलब अपना रिसर्च हम शुरू करते हैं। ओके, अब देखिए सोर्स ऑफ द हाइपोथेसिस। हम जो हाइपोथेसिस बनाते हैं वो कैसे कैसे बना सकते हैं। एक आप देखिए कि आप क्या है, प्रायर रिसर्चर फाइंडिंग, ठीक है, रिसर्च फाइंडिंग। जो हमसे पहले जिन लोगों ने रिसर्च किया कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, इस पे बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया होगा। ओके, तो हम हमारे जो प्रायर है, जो मतलब पहले की जो रिसर्च हो सकी है, उनकी जो फाइंडिंग्स क्या मिली कि होता है कि नहीं होता है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, वहां से जानेंगे। तो इससे भी हम अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं। दूसरा आपका क्या हो गया, रिव्यू ऑफ सिमिलर स्टडी। जो इससे हमारी सिमिलर स्टडीज, मतलब उन्होंने क्या लिटरेचर रिव्यूज दिए, है ना, जब आप स्टडी करते हैं तो इंट्रोडक्शन लिखते हैं, लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, तो लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है, हम 15-20 लोगों ने क्या बोला है, आर्टिकल्स वगैरह में, पेपर्स वगैरह में क्या चीजें आई हैं, वही अपने लिटरेचर रिव्यू में लिखते हैं, मतलब चीजों को रिव्यू करके देखते हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो सिमिलर स्टडीज हुई हैं, वहां से हम डेटा कलेक्ट करके अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ डेटा एंड रिकॉर्ड। ओके, जो हमारा डेटा और रिकॉर्ड है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, एक तरीके से अपना टेंटेटिव एग्जामिनेशन कर लेते हैं। डिस्कशन विद द कलीग्स, हम जो हमारे कलीग्स हैं, ओके, उनसे भी हम डिस्कशन करके अपना हाइपोथेसिस बना सकते हैं। मतलब जो हमारी प्रॉब्लम है, उनसे हम 4 लोगों से हम लोग बात करके भी अपने सोच सकते हैं कि हमारा क्या आउटकम मिलने वाला है। ओके, ओरिजिनल फील्ड इंटरव्यूज, हम क्या कर सकते हैं, जितने लोग स्मोकिंग करते हैं उनसे एक हल्का फुल्का, मतलब पूरा रिसर्च की तरह नहीं, बस ऐसे ही बातचीत करके हम क्या एक इंटरव्यू ले सकते हैं कि स्मोकिंग करने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ओके, तो भी हम अपनी हाइपोथेसिस बना सकते हैं। और रेशनल इंडक्शन, रेशनल इंडक्शन का मतलब है कि हम अपने से क्रिटिकली तरीके से भी सोच सकते हैं, लोगों को देख के, सुन के, समझ के। ओके, तो रेशनली तरीके से, तार्किक तरीके से आप सोच सकते हैं कि क्या क्या हमारी क्या क्या हम मतलब अपना हाइपोथेसिस बना सकते हैं, हमारा रिजल्ट क्या क्या आ सकता है। ओके, तो ये आपके हो गए सोर्स ऑफ द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के क्या क्या सोर्स होते हैं, कैसे कैसे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। और कुछ पॉइंट इसमें आप देख लीजिए कि रिव्यू ऑफ सिमिलर स्टडी इन द एरिया ऑफ द स्टडी इन सिमिलर प्रॉब्लम। किसी एक सिमिलर प्रॉब्लम पे जो भी स्टडी हुई है उससे रिलेटेड हम रिव्यू कर ले, मतलब उनके आर्टिकल्स वगैरह को पढ़ के हम अपनी हाइपोथेसिस बना सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ डेटा एंड द रिकॉर्ड इफ अवेलेबल, अगर मान लीजिए कि उससे रिलेटेड कोई डेटा है आपके पास, कोई रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है, तो उससे भी हम अपनी हाइपोथेसिस बना सकते हैं। डिस्कशन विद कलीग्स एंड एक्सपर्ट अबाउट द प्रॉब्लम, हम अपने कलीग से डिस्कशन कर सकते हैं और जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ओके, आप देखेंगे यानी हम डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ओके, या तो किसी के घर में ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, किसी की डेथ हो गई, किसी की कुछ भी हो गई, तो हम उसकी फैमिली से बात कर सकते हैं, मतलब जिनको इस चीज की नॉलेज है कि कैंसर करने से, स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, मतलब उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनसे हम नॉलेज ले सकते हैं। और एक्सप्लोरेटरी पर्सन इन्वेस्टिगेशन विच इन्वॉल्व्स ओरिजिनल फील्ड इंटरव्यू, है ना, हम चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जो उस समय स्मोकिंग कर रहे हैं। ओके, फिर हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। तो इन सब चीजों से हाइपोथेसिस अपनी हम क्रिएट करते हैं। क्षेत्र में समान अध्ययनों की समीक्षा या समान समस्याओं पर अध्ययन, जो इससे पहले रिसर्च की स्टडीज हो चुकी हैं, उन क्षेत्रों से हम रिव्यू कर सकते हैं, उन समस्याओं पर ध्यान देके अपनी हाइपोथेसिस हम बना सकते हैं। संभावित प्रवृत्तियों के लिए समस्या से संबंधित डेटा और रिकॉर्ड की जांच आदि यदि उपलब्ध हो तो, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी डेटा है
जैसे कि आप देखेंगे जब आप गवर्नमेंट की साइट पे कभी जाएँगे, तो वहाँ भी आपको बहुत सारे डेटा मिलेगा। स्मोकिंग से रिलेटेड आप डेटा खोजेंगे तो गवर्नमेंट की भी समय-समय पर डेटा उपलब्ध मतलब होता रहता है कि इस साल कितने हुए, स्मोकिंग से कितने हो रहे हैं, कितने लोग को कैंसर हो रहा है, कितने लोगों को और भी बीमारियाँ हो रही हैं। ओके, तो वहाँ से भी हम डेटा ले सकते हैं। और बाकी जो हमारे सहकर्मी हैं या फिर उससे रिलेटेड विशेषज्ञ हैं या फिर उनके आस-पास के लोग हैं, उनसे भी हम जानकारी लेके अपनी हाइपोथेसिस हम बना सकते हैं। ओके। अब देखिए आपकी टाइप्स ऑफ द हाइपोथेसिस, है ना? ये आप पढ़िए, ये सबसे ज़्यादा का कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, जो मेन पॉइंट है आपका, वो यही है टाइप्स ऑफ द हाइपोथेसिस। अभी तक आपने जो है वो कोई टफ चीज़ नहीं थी, है ना? वो सब आप खुद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन आपको याद रखने वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए। टाइप्स ऑफ द हाइपोथेसिस, ओके? हाइपोथेसिस के और भी टाइप्स होते हैं लेकिन आपके जो सिलेबस में दिए हैं वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है? जो मेन है वही है आपके सिलेबस में। रिसर्च हाइपोथेसिस दूसरी हमारी होती है नल हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस 2 भाग में डिवाइड होती है, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। आप लोगों ने सुना होगा। और एक क्या होता है हमारा नल हाइपोथेसिस, ठीक है? तो आपको मेनली 3 पढ़ना है इसमें। तो आप इसको देखिए, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है कि हम जब रिसर्च के लिए अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं वो होती है, लेकिन वो मेनली 2 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है डायरेक्शनल और एक होती है नॉन डायरेक्शनल। तो आपके नाम से ही पता है ना? ज़्यादा इसमें याद करने की, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, बस नाम से पता है कि जिसमें हमको डायरेक्शन पता हो वो हमारी क्या होगी, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन का मतलब नहीं, जिसमें हमारे डायरेक्शन नहीं पता वो हमारी क्या होती है, नॉन डायरेक्शन। ओके। अब आप इसको देखिए, ठीक? जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए कि हमारे पास क्या है, एक कुछ भी है। मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, डॉग है ना? डॉग का फोटो तो मैं बना नहीं पाऊंगी। अ, मैं वो बनाती हूँ, ठीक है? रैट का फोटो बनाती हूँ। ओके। ये क्या है हमारे पास, रैट है। ओके। रैट की एक पूंछ आपको दिख रही है ना? तो आपसे अगर मैंने पूछा कि क्लियर क्लियर आप बताइए कि क्या नाम, ये किस डायरेक्शन में, तो आप क्या बताएंगे, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके। रेड टिक की। और हो सकता है इसके पास 2 पूंछ हो, ये दोनों तरफ से, तो आप बता पाएंगे कि किस डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन का पता लगाना ये है कि नहीं, ये दोनों डायरेक्शन में है, ठीक है? तो इसका हमको पता नहीं लग पाता है। और नॉन डायरेक्शन का ये मतलब होता है कि जो हमारी हाइपोथेसिस होती है उसमें तो यही पता नहीं चल पाता है कि इसमें पूछ है कि नहीं है ना? किस डायरेक्शन में है, ये भी नहीं पता है कि नहीं है। मतलब कुछ पता नहीं रहता है। जब हम अपनी रिसर्च करते हैं तो हमको चीज़ें ज़्यादा उसमें क्लियर होती हैं। इसका एक दूसरा एग्ज़ाम्पल लिखिए, मतलब समझिए इसको कि गर्ल्स एंड बॉयज़ की आईक्यू में, है ना? बॉयज़ की आईक्यू ज़्यादा होती है, ठीक है? मान लीजिए आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है, आप उस पे करना चाहते हैं, तो आपकी क्या होगी, आपकी जो आपने हाइपोथेसिस बना रहा है, ठीक है? तो इसका क्या आपने बनाया कि गर्ल्स और बॉयज़ की आईक्यू में बॉयज़ की आईक्यू ज़्यादा होती है ना? तो इसका क्या है, आपको डायरेक्शन पता चल गया कि इसमें क्या है, बॉयज़ की आईक्यू ज़्यादा होती है। आपने जो हाइपोथेसिस बना ली, एक परिकल्पना बनाई, तो आपने बताया कि क्या ना, बॉयज़ की हाइपोथेसिस और बॉयज़ की आईक्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर्ड टू गर्ल। तो आपको डायरेक्शन पता है, ठीक है? आप ये भी इसमें बना सकते हैं। नॉन डायरेक्शनल में कैसे बनती है कि दोनों की ज़्यादा होती है ना? आपने बनाया नॉन डायरेक्शन में कि दोनों की ज़्यादा, तो आपको डायरेक्शन पता है कि किसकी ज़्यादा है। आपने बोल रहे हैं दोनों की, मतलब कोई एक डायरेक्शन में हम नहीं जा रहे हैं, किसी एक नतीजे पे नहीं पहुँच रहे हैं। आप अपनी रिसर्च करेंगे, आप डेटा कलेक्ट करके डेटा का जनरलाइज़ेशन करके देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि बॉय की ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी फील्ड पे आप वर्क कर रहे हैं, उसमें दोनों की ज़्यादा हो। एक कम ज़्यादा तो होगा ही, है ना? जब आप लास्ट में डेटा लेंगे तो आपको क्लियर ये हो ही जाएगा कि चाहे बॉयज़ की ज़्यादा है, चाहे गर्ल्स की ज़्यादा है, ठीक है? तो लेकिन पहले से आपको नहीं पता है, आप क्या नॉन डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि दोनों की ज़्यादा होती है। अगर आप ऐसी हाइपोथेसिस बनाएँ तो वो क्या हो जाएगी, नॉन डायरेक्शनल, ओके? फिर आप नल हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं? नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है? आप क्या बताएँगे कि बॉयज़ और गर्ल्स की आईक्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता है ना?
आपको पता ही नहीं है, आप बता रहे हैं कि कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है, हमेशा हम चाहते हैं कि उसी को रिजेक्ट करें। ओके, आप बहुत लोग सुने भी होंगे इस चीज को कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट किया। इससे आपके क्वेश्चन भी आते हैं कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है, वो नल हाइपोथेसिस को। अब आप यहाँ सुनिए कि क्यों रिजेक्ट किया जाता है। ओके, ये बताइए कि क्या नाम है आपका, ये है कि आप एक तरीके से आपने हाइपोथेसिस बनाया कि गर्ल्स और बॉयज की आईक्यू में कोई कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ना। कुछ ना कुछ तो इसमें होता ही है, तो इसलिए हम क्या चाहेंगे, जो हम डायरेक्शनल बनाते हैं कि पॉजिटिव होता है, या फिर आप नेगेटिव का बनाएं, या फिर आप नॉन डायरेक्शनल बना रहे हैं कि उसमें होता है, ठीक है, लेकिन आप डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं कि पॉजिटिव हो रहा है या फिर नेगेटिव हो रहा है। लेकिन आपने नल बताया उसमें कि कोई नहीं होता है, ठीक है, तो यानी आपको पता है कि आप गलत हाइपोथेसिस बना रहे हैं। तो हमेशा अगर हाइपोथेसिस बनाई जाती है रिसर्च में, तो ज्यादातर होता है कि हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं और चाहते हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि कुछ न क्योंकि एक हाइपोथेसिस आपको रिजेक्ट करना ही करना है। ओके, तो नल वाली हम ऐसी बनाते ही हैं कि ये हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप अगर आप रिसर्च करें, आप अपने घर में 4 बच्चे, आप अपने अगल-बगल घर के गाँव के बच्चे ले लिए, 4 बच्चे लड़कियों ले लिए, 4 आप लड़के ले लिए, तो अगर आप उनका आईक्यू लेवल टेस्ट करेंगे, बाद में जब लोग को चीज़ों को कनेक्ट करके देखेंगे, बाद में उसका मतलब आप उसका एनालिसिस करेंगे अपने डेटा का, तो आपको तो पता चलेगा, या तो उस ग्रुप के 4 बच्चों का आईक्यू ज़्यादा होगा, या फिर उस ग्रुप के 4 बच्चियों का आईक्यू ज़्यादा होगा। ओके, तो ये हमारी होती है नल हाइपोथेसिस। मैं एक बार फिर से इसको बता रही हूँ, ठीक है। डायरेक्शनल का मतलब है जब हमको डायरेक्शन पता हो कि हमको इस रास्ते जाना है कि इस रास्ते जाना है, ठीक है। आप एक रास्ते पे खड़े हैं, आपको पता है कि ये वाला रास्ता है राइट वाला या फिर आपका लेफ्ट वाला है। ओके, नॉन डायरेक्शनल का मतलब है कि आप दोनों पे जाना चाहते हैं, ठीक है। और नल का मतलब है कि नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, ठीक है। आप बस ये कह रहे हैं खड़ा होके हमको कहीं जाना है ना। ये आपकी हो जाएगी नल हाइपोथेसिस। आप यहाँ पे खड़े हैं, आपके साथ 2 रास्ते हैं और यहाँ मान लीजिए कि आपका स्कूल है ना? आपका स्कूल है, डायरेक्शन आपको पता है कि आपको इस डायरेक्शन से जाएँगी तो आपका स्कूल मिल जाएगा। नॉन डायरेक्शन का मतलब आपको क्या है, डायरेक्शन नहीं पता, आप कन्फ्यूज़ हैं, आप इधर भी जाएँगे, आप इधर भी जाएँगे तो आपको स्कूल मिलेगा। नल का मतलब है कि आपको एकदम पता ही नहीं है इधर जाना है कि इधर जाना है। ओके? ये हमारी होती है नल हाइपोथेसिस। समझ में आ गया? तीनों समझ में आया आपको? नल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नल और नॉन डायरेक्शन में ये होता है कि नॉन डायरेक्शन में हमको डायरेक्शन का मतलब ये अंदाजा नहीं रहता है कि इससे जाना है कि इससे जाना है, ठीक है। जाने का रास्ता आपको पता है, लेकिन आपको इतना नहीं पता है कि इससे जाना है कि इससे जाना है। और नल में ये पता ही नहीं कि इससे जाना है। ओके, तो थोड़ा सा नल और नॉन डायरेक्शन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आप यही कंफ्यूजन अपना खत्म कर लीजिए। और हम हमेशा, अगर आप यहाँ खड़ा होके बोल रहे हैं, आप नल हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि नहीं इधर से जाना है, नहीं इधर से जाना है, ठीक है। ये क्या आपने बनाया, नल हाइपोथेसिस बनाया, तो ये आगे चल के तो रिजेक्ट होगी ही ना। अगर ये रास्ता सामने दिख रहा है, तो चाहे ये वाला रास्ता पहुंचाएगा, चाहे ये पहुंचाएगा, चाहे दोनों पहुंचाएगा, तो आपकी नल हाइपोथेसिस हमेशा क्या होगी, रिजेक्ट होगी। ओके, हाँ ज्योति, मैंने बता दिया फिर से। समझ में आया? बाकी लोग भी बताइए। पूजा, और कौन कौन है, जासमीन। हाँ ठीक है, नल हाइपोथेसिस ही हमेशा रिजेक्ट होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो सीधे बोला जाएगा नल हाइपोथेसिस में कि कोई रास्ता नहीं जाएगा स्कूल तक। अगर सामने रास्ता है तो कोई ना कोई तो रिजल्ट तो उसका मिलेगा ही ना। जैसे कि हमारी कोई रिसर्च की प्रॉब्लम आई कि अभी जो मैंने आपको समझाया कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, तो आपने उसकी नल हाइपोथेसिस बना ली कि स्मोकिंग करने से कुछ नहीं होता है।
तो ऐसा क्या पॉसिबल है? ये तो आपको भी पता है ना कि स्मोकिंग करने से कैंसर होगा ही होगा, ठीक है? नहीं होगा तो कुछ उसके और साइड इफ़ेक्ट होंगे, ओके? डेथ नहीं भी होगी, तो भी कुछ न कुछ और साइड इफ़ेक्ट तो उसके होंगे ही होंगे, आपको पता है, हाइपोथेसिस बनाते समय। लेकिन वो इसलिए हम बनाते नहीं हैं ताकि वो चीज़ रिजेक्ट और हमारा जो जो हमारा रिसर्च है वो हो सके, ओके? पहले से ही सब आप सही-सही आउटकम बना लेंगे तो किस बात का रिसर्च करेंगे, है ना? गुड, ऑल क्लियर है तब तो बहुत अच्छी बात है। मैं देख रही थी कभी कम से कम आपको 37-38 क्लास लगेगी तो आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा, है ना? और 2 दिन क्लास आपकी रेगुलर लेते तो आपकी सिलेबस जल्दी क्लियर हो जाता, मतलब 15-15 अक्टूबर तक आपका हम क्लियर कर देते हैं। लेकिन ये दिक्कत है कि रेगुलर क्लास हो नहीं पाती क्योंकि मेरी भी क्लास रहती है उसमें, है ना? या फिर कभी आना-जाना कहीं हो गया तो ये सब थोड़ा-सा 2 क्लास रोज़ लेना थोड़ा-सा टफ पड़ जाता है। हाँ, बहुत लेंदी चैप्टर है, रिसर्च बहुत लेंदी है ना? तो रिसर्च का तो मान लीजिए कि अभी इसमें कम से कम आपको जहाँ तक मुझे लगता है कि 10 क्लास तो लगेगी ही आपकी, नहीं लगेगी तो 8 क्लास तो कहीं नहीं गई है। 8 क्लास अभी 8 क्लास 10 क्लास आपकी रिसर्च में लग जाएगी। फिर उसके बाद जो आपकी यूनिट नंबर 7 है पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी एंड असेसमेंट उसमें आपको 8 क्लास लगेगी। फिर जो दूसरी है यूनिट 8 टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन उसमें भी हम 8 क्लास लेंगे तब वो खत्म होगा। फिर आपकी यूनिट 9 है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप उसमें भी 8 क्लास आपकी लगेगी। और कम क्लास किसमें लगेगी? यूनिट 10 जो सबसे ज़्यादा ईज़ी है इंक्लूसिव एजुकेशन में, है ना? उसमें 4 क्लास में मैं आपको सब चीज़ें बता दूँगी क्योंकि बहुत ईज़ी है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, ओके? तो टाइम बहुत लगने वाला है, लेकिन अक्टूबर में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, है ना? क्योंकि अक्टूबर के बाद मेरी भी क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाएँगी शायद, तो देखिए क्या होता है फिर। इसलिए अक्टूबर में आपकी क्लास हो जाएगी कंप्लीट। चलिए, फिलर फॉर्म के बारे में बता दूँ, फिलर फॉर्म की सोशल मीडिया साइट है ना? सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसकी इंस्टा आईडी है, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप है और एजुकेशन का भी टेलीग्राम ग्रुप बना है। जब आप उसमें चेक करेंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप जॉइन कर लीजिए। सारी नोटिफिकेशन आपको यहीं से मिलने वाली है। प्लेटफॉर्म पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 के कोर्सेज मिलते हैं, जिसमें आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप मेरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप ANCS 10 लगा सकते हैं जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाता है। अभी हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, ओके? अभी तो आपने एक ओवरव्यू पढ़ा कि क्या-क्या चीजें होती हैं, अब थोड़ा उसको और अच्छे से पढ़िए, है ना? रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है? चलिए, when a prediction or hypothesis relationship is to be tested by scientific method, it is termed as research hypothesis. जब किसी भविष्यवाणी या परिकल्पना संबंध का वैज्ञानिक तरीके से हम प्रशिक्षण करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? शोध परिकल्पना कही जाती है, ओके? हमने जो भविष्यवाणी की या हमने जो क्या किया प्रिडिक्शन किया उसका हम वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण करते हैं। हमने जो रिसर्च का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हमने एक हाइपोथेसिस बना ली तो वो क्या होगी? रिसर्च हाइपोथेसिस। और उसको हम साइंटिफिक तरीके से प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि वो सही है या गलत।
हेलो एवरीवन, मेरी वॉइस आ रही है? ओके, अच्छा लगा। चलिए, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाइपोथेसिस के बारे में, है ना? रिसर्च हाइपोथेसिस। ओके। एक मिनट रुकिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में रिसर्च हाइपोथेसिस। ओके, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होते हैं? एक तरीके का हम प्रेडिक्शन बना लेते हैं कि क्या हमारा आउटकम हो सकता है और उसका साइंटिफिक मेथड तरीके से हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। ओके, रिसर्च हाइपोथेसिस दो प्रकार की होती है। एक हमारी होती है डायरेक्शनल, जिसको हम बोलते हैं दिशात्मक, और दूसरी हमारी होती है नॉन डायरेक्शनल, जिसको हम बोलते हैं गैर दिशात्मक। जब हमको दिशा का पता हो कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस तरफ जाना है, उस तरफ, मतलब कि दोनों का जो हमारे दो वेरिएबल्स हैं, उनके बारे में हमको नॉलेज हो कि क्या हमारा आउटकम आने वाला है। ओके, वो हमारी होती है डायरेक्शनल। और जब हमको ये चीजें नहीं पता होती है तो वो हमारी होती है नॉन डायरेक्शनल। A research hypothesis must be stated in a testable फॉर्म फॉर इट्स प्रॉपर इवेल्युएशन। ये कब टेस्ट कर सकते हैं? जब इसका हम प्रॉपर तरीके से हम इसका इवेल्युएशन कर लें, तब हम इसको टेस्ट किए कर सकते हैं। ओके, दिस फॉर्म शुड बी indicate a relationship between the variable is clear, concise and understandable language। ओके, इसके थ्रू हमारा क्या होता है, जो हमारा रिलेशनशिप होते हैं हमारे दो वेरिएबल्स के बीच, तो हमको अच्छी तरीके से चीजें पता चलती हैं, क्लियर कट में, कंसाइज वे में चीजें हमको पता चल पाती हैं। ओके, अब आप देखिए इसकी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है। रिसर्च हाइपोथेसिस का पार्ट है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को हम क्या बोलते हैं? वन टेल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि वन टेल हाइपोथेसिस एंड टू टेल हाइपोथेसिस। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है, उसको हम बोलते हैं वन टेल, और नॉन डायरेक्शन वाले को बोलते हैं टू टेल। क्योंकि इसको वन टेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमको इसमें पता है या तो फिर पॉजिटिव ये चीज जा रहा है या फिर ये निगेटिव जा रहा है, या फिर कोई चीज हाई जा रहा है या कोई चीज लो जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कुछ हाई लो करके देखना, मतलब कुछ भी कुछ हमको चीजें पता है, या फिर इसका बेनिफिट है या फिर इसमें नहीं बेनिफिट, या फिर इसकी मेरिट है किसी चीज की, या क्या हम मान लीजिए हम कुछ ऑनलाइन लर्निंग देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन लर्निंग क्या है? एक तरीके से बच्चों के लिए मेरिट है, मतलब अच्छी बात है, या फिर ये डीमेरिट है। ओके, तो क्या है, इसमें हमको चीजें पता चल रही हैं, जो हम अपनी हाइपोथेसिस बना रहे हैं, पहले से ही कुछ न कुछ डायरेक्शन तय कर ले रहे हैं, इसलिए इसकी क्या है, एक पूंछ बोला जाता है, एक पूंछ। ठीक है, हो गया, वन डायरेक्शन वन टेल। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स लिखा हुए हैं, दो एग्जांपल मैंने दिए हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स हाई कास्ट हिंदूज एंड हिज सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। ओके, तो इसमें चीजें पता होती हैं। नॉन डायरेक्शन का मतलब होता है कि जब हमको डायरेक्शन इसमें नहीं पता हो।
जैसे इसकी हाइपोथेसिस क्या बना ली है, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन मैथ अचीवमेंट। हमने क्या टेस्ट किया कि मेल और फीमेल का मैथ अचीवमेंट कैसा है, हमको ये टेस्ट करना, इसके लिए हम एक हाइपोथेसिस बना लिए कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कुछ डिफरेंट होता है, कुछ इसमें डिफरेंस इन लोगों के बीच में कोई न कोई हमको डिफरेंस मिलता है, लेकिन क्या मिलता है ये नहीं बताएं। अगर हम बना लेते हैं कि देयर इज पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल मैथ मैथ इन मेल एंड फीमेल इन मैथ अचीवमेंट, ठीक है, तो ये क्या हमें बता दिया कि कुछ न कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ न कुछ निगेटिव, या फिर हम इसमें बना दिए कि जो हमारे मेल बच्चे हैं, है ना, उनका उनका आईक्यू क्या है, ज्यादा है इन मैथ अचीवमेंट, या फिर उनका मैथ अचीवमेंट ज्यादा होता है मेल स्टूडेंट का कंपेयर टू फीमेल। ओके, तो ये क्या होता है, हमने एक डायरेक्शन बना ली है, तो डायरेक्शन में आ जाएगा, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में आ जाएगा। और नॉन डायरेक्शन क्या है, देयर इज सिग्निफिकेंट, मतलब कोई तो डिफरेंस है ना, लेकिन चीजें अभी पता नहीं है, अभी इसको हमको रिसर्च इस पे करना है। और अगर हमने बना दिया देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन मैथ अचीवमेंट, तो हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे कौन सी हाइपोथेसिस हो जाएगी, चलिए ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। ओके, फिर आप उसको यहाँ पे आंसर दीजिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको आया कि नहीं आया। ओके, एक हमारा क्या है, डायरेक्शन, डायरेक्शन, ओके, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, नॉन डायरेक्शनल, तीसरा हमारा क्या है, नल। ओके, आप लोग बस इतना बताइएगा कि पहला होगा कि दूसरा होगा इसमें, है ना, दूसरा या फिर तीसरा। चलिए, मैं एक हाइपोथेसिस बना रही हूँ, है ना, देयर इज पॉजिटिव सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन मैथ अचीवमेंट। तो ये हम कौन सी हाइपोथेसिस बना रहे हैं, देयर इज पॉजिटिव सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन मैथ अचीवमेंट। या तो हम पॉजिटिव कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए हमने क्या बताया, देयर इज हाई सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन मैथ अचीवमेंट। ओके, वेरी गुड, ये हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्शनल, ठीक है। और दूसरी अभी जो हम बताएं कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन मैथ अचीवमेंट, ये हमारी क्या हो गई, जैसे कि सामने लिखा है, नॉन डायरेक्शनल होगी। तीसरी हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन मैथ अचीवमेंट। ये क्या हुआ, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन मैथ अचीवमेंट, वेरी गुड। तो हमारी क्या हो जाएगी, नल, जहां पे नो आए वहां पे क्या होती है, नल, मतलब आपको पता नहीं है, ठीक है। जहां पे आप कंफ्यूजन में है कि कुछ तो है, कुछ तो डिफरेंस है दोनों के बीच में, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं पता, वो हमारी आ जाएगी नॉन डायरेक्शनल। और डायरेक्शनल में सीधे सीधे पता होगा, हाई है, लो है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को एकदम अच्छे से ये बात अब समझ में आ गई है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या होता है, ए रिसर्च हाइपोथेसिस विच डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड डिफरेंस, ठीक है, हमको डायरेक्शन नहीं मिल पाता है कि क्या डिफरेंस है और क्या रिलेशनशिप है, तो वो हमारी होती है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल क्या लिखा गया है, देयर विल बी डिफरेंस इन द adaptability of father and mothers towards rearing of their child, ठीक है। इसमें क्या है, देयर विल बी डिफरेंस, ठीक है, वहां कुछ डिफरेंस है, एडाप्टेबिलिटी में कोई ना कोई डिफरेंस है फादर एंड मदर के बीच, लेकिन डिफरेंस आपको नहीं पता है ना, तो ये किसका एग्जाम्पल है, पूरी तरीके से नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस।
हो सकता है आपको इस टाइप के कोई क्वेश्चन पूछा जा सके, आपसे पहचानने को बोला जा सके, है ना? तो आप आगे से पहचान लेंगे। नल वाला जो मैंने आपको बता दिया, देखिए, है ना? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन मैथ अचीवमेंट, कि कोई डिफरेंस नहीं। यही हाइपोथेसिस हम क्या करेंगे, अपनी गलत करेंगे। हमारी नल हाइपोथेसिस हमेशा गलत होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई न कोई डिफरेंट ना हो। और इसमें क्या होता है, इन द नल फॉर्म द रिसर्चर मेक ए स्टेटमेंट दैट नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट। नल हाइपोथेसिस कैसे बनती है, ये हम देखते हैं कि हमारी जो दो वेरिएबल्स हैं उसके अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं मौजूद है। इसी हिसाब से हमारी नल हाइपोथेसिस बनती है कि मेल फीमेल का जो अचीवमेंट है मैथ के थ्रू, कोई इसका मतलब ही नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। ये हमारी हो जाएगी नल हाइपोथेसिस। अब आप देखिए कि हाइपोथेसिस का हम फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, क्या स्टेप को हम फॉलो करके हाइपोथेसिस बनाते हैं। इसके पहले आपने देखा था सोर्स, है ना? अलग, क्योंकि चीजों को देखिए मिलाइएगा ना, इसलिए मैं क्या है चीजों को थोड़ा एक दो बार आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको चीजें मिले ना। पहले आपने पढ़ा था सोर्स कि किन किन चीजों से हम पीयर से रिव्यू ले रहे हैं, इसके पहले जो लिटरेचर रिव्यू हुआ है उस पर हम कर लिए, ठीक है? बाकी लोगों से जो इसके अफेक्टेड लोग हैं, मान लीजिए कि जो इसके फील्ड के जानकार हैं उससे हम ले लिए, है ना? तो वो सब चीजें करते हैं। अभी आप पढ़ना है फॉर्मुलेशन, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं हाइपोथेसिस बनाने में। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हमको क्या करना है, अंडरस्टैंड द एरिया ऑफ द प्रॉब्लम। पहले तो हमारी प्रॉब्लम क्या है वो हमको समझ में आनी चाहिए। दूसरा, हमारा गोल क्या होगा। फिर हमको आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स, किन दो वेरिएबल्स या तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल, ठीक है, जो हमारे वेरिएबल से पहले उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये चीज है क्या, हम क्या खोज रहे हैं। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, फिर हम क्या देखेंगे कि उन वेरिएबल्स के बीच क्या रिलेशनशिप है। फिर अपनी हाइपोथेसिस को क्या चीजें हमको आउटकम में मिल सकती है, फिर हम क्रिटिकली तरीके से चीजों को सोचते हैं, साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं। ओके, फिर हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस द आइडियाज, हम अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं और अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं। ओके, ये हमारी हो गई फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन कैसे होता है, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर अपना गोल बनाते हैं, फिर अपने वेरिएबल्स को समझते हैं, फिर हम देख रहे हैं कि वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, फिर उस प्रोसेस को क्या हाइपोथेसिस आ सकती है इसकी क्रिटिकली तरीके से सोचते हैं, फिर अपनी हाइपोथेसिस हम लिख लेते हैं, बना लेते हैं। ओके, अब देखिए आप, कैरेक्टर ऑफ गुड हाइपोथेसिस। एक अच्छी हाइपोथेसिस के क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए। हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर एंड प्रिसीज, ठीक है? हाइपोथेसिस जो हमारी होनी चाहिए वो पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। ओके, मतलब सही हाइपोथेसिस बनाए, ऐसा नहीं कि हमारा वेरिएबल्स कुछ और जा रहा है, हम हाइपोथेसिस अपनी कुछ और बना रहे हैं, मतलब उसी के अकॉर्डिंग सोच समझ के चीजों को बनाए, क्योंकि आपने स्टेप फॉलो कर लिया। अब आप हाइपोथेसिस जब बनाएंगे तो उसमें कैरेक्टर फॉलो करेंगे, क्या क्या कैरेक्टर उसमें होने चाहिए। हाइपोथेसिस शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड। सबसे जरूरी क्या है, ऐसी हाइपोथेसिस हमको बनानी है जिसको हम टेस्ट कर सकें, है ना? ऐसा ही नहीं कि ख्याली चीज बना ली और हम उसको फिर बाद में टेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, यानी हम उससे रिलेटेड अपना डेटा कलेक्शन जो मेथोडोलॉजी हमको लगानी है वही अब हम लगा नहीं पा रहे हैं। ओके, तो ये क्या होनी चाहिए, ऐसे हाइपोथेसिस बनाइए कि जो आप आगे टेस्ट कर पाए। हाइपोथेसिस शुड स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उससे मिलता जुलता होने चाहिए, मतलब उन दोनों के बीच हम रिलेशंस को ध्यान में रख के ही अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस शुड बी लिमिटेड इन स्कोप एंड मस्ट बी स्पेसिफिक। हाइपोथेसिस क्या होनी चाहिए कि एक जो उसका स्कोप है, मतलब जो बना रहे हैं वो लिमिटेड होनी चाहिए और स्पेसिफिक होनी चाहिए। मतलब आप एक रिसर्च प्रॉब्लम कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम डिजर्टेशन जब करते हैं तो उसके लिए जब हाइपोथेसिस बनाते हैं तो 3 4 5, मतलब 5 के अंदर ही सारे लोग के जितने भी डिजर्टेशन मैंने देखा है 4-5 के अंदर ही होता है ना? उतनी 4 ही 5 हाइपोथेसिस बना के डिजर्टेशन हम कर लेते हैं। अगर कम बनाना तो 3 के से भी हो जाता है डिजर्टेशन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मतलब 3 से 5 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, आप थीसिस के लिए चीजें कर रहे हैं, अपने लिख रहे हैं, तो उसमें हाइपोथेसिस थोड़ी सी ज्यादा बनती है, 8 9 10 12 15, है ना? ज्यादा से ज्यादा लोग 15 तक, 12 15 तक लोग बना लेते हैं। अब उससे ज्यादा भी कुछ लोग बनाते होंगे, लेकिन अच्छी जो एक है कि 10 12 8 से मतलब 12 के बीच में बना लीजिए तो अच्छी हाइपोथेसिस आपकी बन गई, मतलब आप उस पर
काम करना शुरू करेंगे। ओके, तो ये भी है कि थोड़ा सा मतलब लिमिटेड में बनाइए, ऐसा नहीं कि 20-25 हाइपोथेसिस बना ली फिर पूरी जिंदगी भर रिसर्च ही करते रहिए। ओके, hypothesis should be consistent and with most known fact। जो हमारे फैक्ट मिले हैं, मतलब एक तरीके से क्या होनी चाहिए, हाइपोथेसिस हम बना रहे हैं वो फैक्चुअल हो, मतलब जो हम सोर्स जिससे जिससे चीजें लिए हैं अपनी हाइपोथेसिस बनाने के लिए वो रिलायबल, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं। परिकल्पना हमारी क्या होती है, अस्पष्ट और सटीक होनी चाहिए। परिकल्पना का प्रशिक्षण करने में सक्षम होना चाहिए। परिकल्पना को ये जो चर है उसके बीच संबंध होना चाहिए, मतलब जो हमारे वेरिएबल्स उसमें संबंध होना चाहिए। परिकल्पना का जो दायरा है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सीमित होना चाहिए और विशिष्ट होना चाहिए। परिकल्पना अधिकांश जो हमारे ज्ञान तथ्य हमको मिले हैं उन्हीं के अनुरूप हमारी परिकल्पना बनानी चाहिए। ओके, चलिए अब आपकी हाइपोथेसिस आपकी खत्म हो गई है ना। अब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं। जब आप पीएचडी करने जाएंगे तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा। ओके, हाइपोथेसिस देख लूं मैं एक बार थोड़ा। हम्म, सारा हाइपोथेसिस का आपका सारा पार्ट खत्म हो चुका है। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे कि प्रपोजल कैसे बनाते हैं, सैंपल क्या होता है हमारा, ठीक है, और हमारी सैम्पलिंग की टेक्निक क्या होती है, क्या टूल्स यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो शाम वाली क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे, आप सब लोग आएंगे 6 PM वाली क्लास में। ओके, अभी रिसर्च की एक भी क्लास आप लोग मिस मत करिए। ओके, रिसर्च अगर ऑनलाइन पढ़ लेंगे मेरे साथ तो आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ओके, तो रिसर्च की क्लास मिस मत करिए, बाकी क्लास भले मिस कर दीजिएगा, ये क्लास मिस मत करिए आप लोग। ठीक है, समझ में आ गया सबको, अच्छा लगे क्लास, हाइपोथेसिस पूरी आपकी क्लियर समझ में आ गई सबको। अब आप रिसर्च प्रपोजल बनाना सीखिएगा, है ना, सबको पीएचडी करना है तो ये बहुत जरूरी है रिसर्च प्रपोजल बनाना। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों ने बहुत वेट भी किया मेरा, है ना, बीच में 10-15 मिनट की लाइट मेरी कट गई थी, 10 मिनट तो कट ही रही होगी। कभी ऐसा मतलब हो जाता है कभी कभी, लेकिन ज्यादातर होता है ना, कभी कटता है तो फिर तुरंत आ जाता है 1 ही 2 मिनट में, तो मुझे लगा कि आ जाएगा लेकिन हमें लग रहा है 5-10 मिनट कट गई, लंबा कट गया इसका। हाँ, थैंक यू सो मच सबको, आप लोग को भी थैंक यू सो मच कि आप लोग आ गए, ज्वाइन कर लिए, है ना, नहीं आते तो मैं पढ़ाती किसको। ओके, वेलकम जैस्मिन एंड ज्योति। ओके, चलिए मैं क्लास एंड करूँ अब। कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोग को, मैं ये पूछना आज भूल गई, कोई क्वेश्चन है किसी को, कुछ भी पूछना हो। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं 6 PM।